हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारा केमिस्ट्री का जो रहेगा हमारा पेपर नंबर 1, टेस्ट नंबर 1। ठीक है, इससे पहले आपको मैंने बायोलॉजी और फिजिक्स का फुल सिलेबस का आपको मॉक पेपर या टेस्ट नंबर जो 2025 की जो सीरीज शुरू की है फुल सिलेबस वाली, वो मैंने डाल दी है। और मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आप एलएन का यूनिट टेस्ट वगैरह जो होता है इंस्टीट्यूट का, वो भी कराइए। तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मतलब उसके लिए कॉपीराइट वगैरह का चांसेस आ जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा मैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पर आपको जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, और लगभग 2 से 3 को पेपर हुए होंगे उनके अभी तक। 3 महीने में 3 पेपर हुए होंगे लीडर के। और अचीवर के भी हम कर लेंगे, सेम ही दिख रहा है मेरे को, तो क्वेश्चन वगैरह तो सेम ही है। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, नीट 2025 फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 1 केमिस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करें। तो बताना है पहले, रिलेशन बिटवीन द डी ब्लॉगली वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। तो ठीक है, इसमें काफ़ी आसान तरीके से आप लिख सकते हो। पहले तो आपको यहाँ पे डी ब्लॉगली वेवलेंथ लिखना पड़ेगा। एच इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये वाला ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें यहाँ पे के ई मिल सकता है। के ई जो आपका जो है मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपको के ई मिल सकता है। के ई इज इक्वल टू आप डाल सकते हो डायरेक्टली एच वी माइनस एच वी नॉट, एच वी माइनस एच वी नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो रहेगी। तो एच ये वाली जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिल जाएगा। लैम्डा जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, मतलब वी माइनस वी नॉट का होल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इनवर्स देखने को मिल जाएगा। बस आपको ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है, ये वाले फॉर्मूले में बस। और 1/2 ना, -1/2। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या जा रहा है यहाँ पे, फोर्थ आंसर जा रहा है कि आपका एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। heat of combustion of the carbon CO2 is इतना, the heat release upon the formation of the 28 ग्राम CO2 from the carbon and oxygen gas। ठीक है, ये पर्टिकुलरली जो पेपर है ये बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से एनसीईआरटी से निकाला हुआ है। तो सारी ही एनसीईआरटी की जितनी भी सॉल्ट एग्जाम्पल है वगैरह है, तो ये इसमें सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार करा रहा हूँ। और आपको इसको बार बार देखना भी चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। आपका 52 क्वेश्चन नंबर जो है, 52 क्वेश्चन नंबर में आपका क्या दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन दे रखा है। मतलब कंबशन में क्या कर लेते हो आप, C+O2 से आप CO2 बनाते हो। ये आपको याद होगा, हीट ऑफ कंबशन सबको पता है, ये प्राइमरी में पढ़ाते हैं आपको। तो हीट ऑफ कंबशन या फिर हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह देख लीजिए। तो ये आपका कार्बन जो होता है सॉलिड में होता है, ये आपका गैस में होता है, और ये आपका CO2 भी कैसा होता है, गैस में निकल जाता है। तो ये कंबशन यहाँ पे हो जाता है। तो फॉर्मेशन कितना चाहिए आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना है आपका, लगभग हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको दे रखा है -3.935 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, ये आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। ओके, ऑफ किसका, 44 ग्राम कितना दे रखा है आपका। अच्छा, एक मिनट 88 ग्राम ऑफ द CO2 फॉर्मेशन, हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एक मिनट। तो ये हीट ऑफ कंबशन ऑफ द CO2, पहले CO2 का निकाल लीजिए कितना आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है, बता दीजिए कितना ग्राम आ जाता है ये। 16 और 18, 44 ग्राम इसका आते हुए देखने को मिल रहा है मेरे को, हीट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट CO2 का। तो 88 ग्राम के लिए ये हमारा पूछ रहा है, एक मिनट। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपका जो है ऑफ 44 ग्राम का आप लिख सकते हो। ये 44 ग्राम के लिए आपको दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है 88 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, 3.935 इंटू 10⁵ जूल डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा 44, और इंटू कितनी चीज के लिए पूछ रखा है आपका 88 के लिए पूछ रखा है। पहले तो सिंगल के लिए निकालेंगे, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। सिंगल ग्राम के लिए कितना निकलेगा, और कितने के लिए चाहिए हमें, 88 ग्राम के लिए चाहिए, तो ये इससे इंट हो जाएगा। तो मैंने इसकी वैल्यू चेंज नहीं की, इसको किलोग्राम में नहीं किया क्योंकि ग्राम से ग्राम यहाँ पे कट हो जाएगा। तो लगभग देख लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 1 और ये 2 से चले जाएगा, 2 से चलेगा, और 2 से आपको इंटू यहाँ पे करना है। तो लगभग कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, 2 3 2 5 15 1 कैरी, 2 3 6 7 और 7.78 ठीक है, इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देख लीजिए, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, किलो जूल वगैरह अगर अगर आपको पूछ रहा होगा तो इसमें कर सकते हो आप किलो जूल, जीरो हटाकर ये देख लीजिए किलो जूल पर मोल, ये वाला आंसर जाएगा आपका। फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं, बोरेक्स कंटेन टेरा न्यूक्लियर यूनिट, मतलब टेरा न्यूक्लियर यूनिट। अच्छा, बोरेक्स के अंदर टेरा न्यूक्लियर यूनिट का मिलता है क्या, बता दीजिए। तो ठीक है, उसका अगर मैं फॉर्मूला अगर मैं बताऊंगा तो बोरेक्स का अगर आपने देखा होगा तो पूरा ही फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। यहाँ पे Na2BH, Na2BH, Na2
B4O5 OH का होल 4, ओके, इन ब्रैकेट डॉट 8H2O, ठीक है। और इसमें इसमें भी इस तरीके से, तो इस तरीके से अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आपका 8H2 आपको देखने को मिल रहा है। तो बता दीजिए ये आपका करेक्ट है कि नॉन इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका एकदम करेक्ट है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का अगर आपको पता होगा ना कि इसके अंदर टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट, इसमें बोरेक्स के अंदर टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट कंटेन करता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं बात करूंगा, ऑन हीटिंग द ऑर्थोबोरिक एसिड अबव 8 नहीं 370 K फ्रॉम द मेटाबोरिक एसिड विच वन फीचर हीटिंग इल्ड इज BO2 फीट, मतलब एक मिनट क्या कह रहा है मेरा, ऑर्थोबोरिक एसिड अगर आपको 370 केल्विन के अंदर मेटाबोरिक में फॉर्म कर रहे हो तो फर्दर हीटिंग के वजह से आपको B2O3 देखने को मिलेगा क्या, बता दीजिए। अगर ये भी आपका सही बात कह रहा है तो आपकी सही बात है, पर मेरे ख्याल से अगर आप मैं ऑर्थोबोरिक एसिड अगर मैं लिखूं तो अगर आपको ऑर्थोबोरिक एसिड अगर आपको पता होगा किस तरीके से होता जाता है आपका H, ठीक है, ये इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का है। यहाँ पे ऑर्थोबोरिक एसिड अगर मैं लिखूं H3BO3 होता है ऑर्थोबोरिक एसिड, BO3 होता है, सॉरी 4 लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे H3BO3 होता है, H3BO3 होता है। तो उसको जब आप हीट करोगे तो लगभग आपका HBO2 देखने को मिलेगा, HBO2। फिर उसके बाद फिर से अगर आप हीट करोगे इसको, फिर से अगर आप हीट करोगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा B2O3। तो ये नहीं हो रहा है ना, ये ईल्ड नहीं हो रहा है, इतना हीट दोगे तो ये ईल्ड नहीं हो रहा है, B2O3 निकाल ईल्ड हो रहा है आपका जो है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपका बोरिक ऑक्साइड निकालता है, क्या निकालता है आपका, बोरिक ऑक्साइड निकालता है। ये बोरिक ऑक्साइड आप इसको नाम दे सकते हो, तो इस तरीके से निकलता है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, पहला करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन का सही देखने को मिल रहा है। उसके बाद देख लेते हैं आपका, मिटा देता हूं मैं, आप बाद में इसको पॉज करके देख लेना। फॉर द गिवन रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है, गिवन रिएक्शन के लिए अगर आपको पूछ रहा है तो बता दीजिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ द 356 ग्राम ऑफ द इज, ओके। तो मास ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो मॉलिकुलर मास ऑफ द वाटर कितना, 110, इसके जो है ये दे रखे हैं आपको, क्या कहते हैं उसके, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर ये लीटर में दे रखा है। तो एक मिनट पहले तो इसके वो कर लेते हैं, कितने ग्राम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, मॉलिकुलर वेट कितना प्रेजेंट होगा। तो पहले मॉलिकुलर वेट निकाल लेता हूँ मैं, लगभग एक H2O के अंदर आपका कितना मॉलिकुलर वेट होगा, 18 होगा, 18 फॉर H2O, ठीक है, H2O के लिए। पर आपको कितने दे रखे H2O, 110, तो 18 इंटू 110 आपको करना पड़ेगा। तो लगभग कितना आ जाएगा, कर लो इसको, कितना आएगा ये, लगभग 18 11 कितना हो जाता है, 198, 198। आपको पता है ना इसको ट्रिक कैसे, 11 से जब आप करते हो तो कैसे होता है, ये दोनों भी स्प्लिट कर देना और जो लास्ट वाला वो नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये आपका आ जाता है 198 और ये 0 एज इट इज लग जाएगा, ठीक है। तो इतना ग्राम आपका H2 है और मॉलिकुलर मास आपका H2 का। उसके बाद आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ द 356 ग्राम आपको दे रखा है इसका, ओके। तो पहले तो इसका कितना ग्राम है ये देख लीजिए, C57 और H10O से ये सॉलिड का कितना मॉलिकुलर वेट दे रखा है, कितना दे रखा है ये भाई साहब, आपका 890 ग्राम दे रखा है। 890 को आपको इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 890 को आपको 2 से इंटू करना पड़ेगा, इंटू 2 करोगे तब जाके आपका इसका पूरा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। पहले तो आप वाटर का निकाल लीजिए, जितना वेट इसका है वाटर का डिवाइडेड बाय इसका मॉलिकुलर वेट, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये है जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सेम ही होगा ना, क्योंकि कंबशन सेम ही हो रहा है, तो इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वही प्रोड्यूस करेगा 198 ग्राम ऑफ द H2, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप। इसको जब 2 से करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 16 17 हो जाएगा, 1780 ग्राम ऑफ ये सी वाला डैश 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 डैश, इतना बड़ा नहीं लिखते बैठूंगा मैं, इक्वल टू आपका जो है प्रोड्यूस क्या करेगा, 198 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो आपको किसके लिए पूछ रखा है, 356 ऑफ C डैश डैश डैश, तो कुछ नहीं, बस 1980 को डिवाइडेड बाय आपका 1780 कर दो, इंटू 356 करो, इस तरीके से आपका आ जाएगा। 1798 को इस
से करोगे तो लगभग आपका जो है, मैं करके आया था इसका, 396 ग्राम आंसर जाएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ये, न्यू एनसीईआरटी में, तो यही कितना आ रहा है, 396 ग्राम इसका आंसर आ रहा है। इतना बड़ा तो नहीं आएगा, मतलब कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं आएगा, पर एज इट इज रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका 55 क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूंगा तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। तो पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन द C4 एंड अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज, बता दीजिए ग्लाइकोसिडिक लिंक आपका किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, बता दीजिए। आई थिंक सो अगर मैं बात करूं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे C4 की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था C1 ऑफ द अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ द बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। रिड्यूसिंग इट्स अ रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशन रिगार्डिंग सुक्रोज, हाँ फिलिंग सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है ये। ओके, नहीं करता ना, ये भी गलत है। फिलिंग एजेंट का क्या है, ये फिलिंग एजेंट में आता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ग्लाइकोसिडिक जो है फॉर्मेशन में आ जाता है ग्लूकोज फ्रक्टोज में। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है यार, रिड्यूसिंग नहीं आना चाहिए था, तो ये आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो इसको कर दीजिए नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एसिड ऑफ द एंजाइम सुक्रोज गिव इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द D+5 ग्लूकोज एंड द D- फ्रुक्टोज। ओके, तो ये आपका सही है क्या, ये आपका सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, आपको वही पूछ रखा था, फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। स्लोप बिटवीन आर्हेनियस ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द K वर्सेस 1/T इज इक्वल टू, दे रखा है वैल्यू K की वैल्यू निकालनी है। बता दीजिए पहले तो आप K की वैल्यू बता दीजिए कितना लिख ले, तो आर्हेनियस EA इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA माया अपॉन RT। ठीक है, इसमें आपको स्लोप निकालना है तो ln में लिख दो, सब ln में या फिर log में लिख दो। पहले log में लिख लेते हैं हम, ln क्या है, log इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। तो आपका स्लोप तो ये हो गया, स्लोप इक्वल टू कितना दे रखा है आपका, स्लोप इक्वल टू -3 इंटू 10 की पावर -6। ओके, तो आपका EA की वैल्यू आप आसानी से निकालोगे, EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू आपका -3 इंटू 10 की पावर 6। यहाँ पे भी माइनस था, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ठीक है, ये वाली टर्म को आपको बस यहाँ पे लेके जाना है। टेम्परेचर आपको, टेम्परेचर तो नहीं, KA अपॉन क्या पूछ रखा है ना, तो टेम्परेचर तो नहीं आएगा यहाँ पे, T नहीं आएगा। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं टी वाली जो टर्म है यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से आपको मिटा देना था। 2.303 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। आर की वैल्यू पता है ना सबको क्या होती है, आर की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे 8.314 जब किलो जूल और पर मोल में आता है, तो 8.314 आपको लिखना है, बस इंटू कर दीजिए आराम से। 8.314 इंटू 3 इंटू 2.303 बस आपको करना है, तो 57.44 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। 6 की जगह पे अगर आपके यहाँ पे किलो जूल पूछ रखा है तो आपका एक और 3 जीरो माइनस कर देना, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग आपका जो है किलो जूल में आंसर पूछ रखा है, मेरे को कमेंट डाउन नहीं चाहिए फालतू चीज के लिए, तो यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो और फिर इसका कमेंट डाउन किया करो। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल इज, ओके, तो पहला तो आपका एरोमेटिक है, उसके बाद ये आपके सब, पहले तो आपको साइक्लिक देखना है, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, फिर उसके बाद एरोमेटिक वगैरह भी आपको देखना है। आपको पता है ना 1 2 3 4 अगर बॉन्ड्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो आपका एरोमेटिक हो जाता है ये। 1 2 3 4 5 6 ये भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये भी आपका एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपका sp3, आपको चाहिए sp2 चाहिए, सब sp2 आपके होने चाहिए, sp2 होना चाहिए। तो sp3 जो होता है ना, मतलब जो पूरे तीनों रूल को जो मैंने आपको बता रखे हैं शॉर्ट नोट्स में, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपके क्या हो जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। और आपको स्टेबिलिटी पता ही है, आपके पहले एरोमेटिक आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर उसके बाद आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी तरीके से आपका फोर्थ जो है आपका लीस्ट रेजोनेटिंग स्टेबल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अजर्शन रीजन की अगर मैं बात करूंगा, फॉर द सेम अल्कलाइल ग्रुप, ओके, सेम अल्कलाइल ग्रुप की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कलाइल हलाइड्स डिक्रीज इन ऑर्डर। ओके, फिर कल मतलब डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप, आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल हलाइड्स का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको पता है कि अगर आपका जो है साइज अगर इंक्रीज होता है तो मास ऑफ द हाइड्रोजन, अगर मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम भी आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स का इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग ऑर्डर जो है अल्काइल हलाइड्स का, तो ये आपका जो है अजर्शन वाला जो है एकदम सही है।
मतलब वंडरवॉल फोर्स जो इंक्रीज कर रहा है वो भी आपका सही है। तो रीजन एंड assertion एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बिलो। ठीक है, 1 K1 K1 K2 K3। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मतलब आपको पता है किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लीजिए, आपका NH3 कौन सी साइड में है, आपका ये लेफ्ट साइड में, और ये आपका यहाँ पे NH3 आपका कहाँ पे है, राइट साइड में। तो आपका K1 क्या होगा बता दीजिए, K1 डिवाइड में जाएगा कि आपका K1 के अंदर आपका मतलब K1 आपका एज इट इज रहेगा, बता दीजिए। अगर आपको पता होगा तो कौन सा जाएगा आपका K1 पहले तो आपका नीचे जाएगा। पर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का इंक्रीज भी होगा, तो यहाँ पे एक लिख लीजिए K1 आपका जो है नीचे जाएगा, क्योंकि उल्टा कर रहे हैं ना हम, तो वो नीचे जाएगा। ठीक है, 1/K1 हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका O2 अगर देख लीजिए इंटरमीडिएट का अगर काम कर रहा है तो O2 का इग्नोर कर दीजिए, O2 को इग्नोर कर दीजिए। फिर उसके बाद 2NO। ठीक है, NO को मत इग्नोर करना, क्योंकि NO के अंदर आपको K2 का एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे K2 जो है देख लीजिए 2 टाइम्स बढ़ रहा है और एज इट इज सेम साइड में, मतलब ये भी राइट में ये भी राइट में, तो आपका K2 भी एज इट इज रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका H2 की, अगर मैं बात करूंगा H2 भी आपका देख लीजिए सेम साइड में, K3 के लिए आपका भी K3 के एकदम सेम साइड में, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, K3 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्या बता दीजिए, 6 ही आएगा ना, क्योंकि ये 6 टाइम हो रहा है और ये स्क्वायर हो रहा है ये भी। तो इस तरीके से आपका देख लीजिए आंसर क्या चले जाएगा, लगभग आपका जो है थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आपको अगर ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं इसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हर एक चीज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ कुछ आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आप इंटू करते हो, कुछ कुछ में आप क्या कर लेते हो, -K1 और -K2 वाला प्लस माइनस का भी खेल चलता है। मतलब कभी कभी थर्मोकेमिस्ट्री में ये K1 K2 जो सीन होता है ना, ये अलग चलता है और आपका इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा अलग चलता है, तो दोनों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। किसी किसी के स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनके आगे लगते हैं और कभी कभी वो साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है आपके मतलब इंटू होते हैं, मतलब मल्टीपल होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो इस दोनों का कंफ्यूजन में आपका निकाल दूंगा, दोनों भूत निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या चाहिए आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन निकालना है तो दो कंपाउंड जो कि अटैकिंग साइड जो कि इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू ठीक है -I और -F इफेक्ट के वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग आपका जो अगर आपका मतलब इनवर्सली बता देता हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका हाई इंटेंसिटी के लिए आपको +I एंड +M देखना पड़ेगा और इनवर्सली आपका -M -I और -M देखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही ग्रुप बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जो डेंसिटी बढ़ाएगा। पर अगर विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगे होंगे तो क्या कर देंगे, उसकी डेंसिटी को कम कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये +I लगा रहा है, ये आपका +M लगा रहा है। +M और +I +M और -M निकालना आपको मैंने बता दिया है। +M के लिए आपको क्या देखना होता है, पहला एटम के ऊपर जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, जो भी रिंग से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए। -M के लिए फर्स्ट एटम के ऊपर आपका पाई बॉन्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं +M और -M को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये आपका +M हो गया। उसके बाद ये आपका -M हो गया क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड देखने को मिल गया, और ये भी आपका -M हो गया। तो इसमें प्रायोरिटी देख लो, प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर ये पहले आ रहा होगा तो आपका यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे -M पहले तो हम -M +M का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट आएगा, मतलब सेकंड की सबसे ज्यादा आ जाएगी इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3 और 4 में देखना है। तो -M में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम NO2 को देते हैं CN के वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो इतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और भी कम करेगा। तो इसलिए आपका जो है थर्ड पहले आएगा फिर फोर्थ आएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड पहले आएगा फिर आपका फोर्थ आएगा, क्या आ जाएगा, फिर फोर्थ आएगा। तो लगभग क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद 10 ग्राम ऑफ द नॉन इलेक्ट्रॉन सोल्यूट दे रखा है, ओके, विद डिसॉल्व इन 1.0 to 0.4 ग्राम ऑफ द बेंजीन इफ द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द बेंजीन दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बी लोअर बाय। अच्छा, पहले तो मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, 10 ग्राम अगर आ जाएगा, नंबर ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है, कितने ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट आपका
500 ग्राम में दे रखा है। कितना ग्राम आपका जो है सॉल्वेंट है बेंजीन के अंदर, डिजोल्व किसके अंदर हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका भी ग्राम आ जाएगा 0.2.4 और इंटू 1000। इस तरीके से आपकी मोलरिटी आ गई। उसके बाद आपका डेल्टा टीएफ निकालने आना चाहिए आपको। डेल्टा टीएफ के लिए आप करते हो -KF और इंटू कितना आ जाता है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी KF की वैल्यू कितनी दे रखी, 5.12 इंटू आपके मोलैलिटी की यहाँ पे डाल दीजिए। मोलैलिटी कितना आ जाएगा, लगभग आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे अच्छे से, तो यहाँ पे देख लीजिए ये 100 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो मतलब 2 इन डिवाइडेड बाय आपका 0.2 इंटू 4 आ जाएगा। इस तरीके से करोगे तो लगभग आपका जो है कितना आ जाएगा, 1 कैलविन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 कैलविन। कितने कैलविन से डिप्रेसिंग कांस्टेंट आपको पूछा है, फ्रीजिंग बेंजिंग विल बी लोअर बाय, कितने लोअर हो रहा है, 1 केल्विन से आपका लोअर हो रहा है। तो यहाँ पे जाते हुए सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज की अगर मैं बात करूंगा तो 62 की अगर मैं बात करूंगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड रेजोनेंस की अगर स्टेबिलाईजेशन की अगर मैं बात करूंगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आ रहा है आपका 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ पे भी 2 डिग्री और यहाँ पे भी 2 डिग्री। उसके बाद आपका जो है कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे तो ये रेजोनेंस टेबल है, रेजोनेंस टेबल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा भी नहीं, एक मिनट और भी देख लेते कोई रेजोनेंस टेबल है क्या। हाँ, थर्ड वाला भी है ना भाई, थर्ड वाला भी है, ये भी आपका रेजोनेंस टेबल है। और ये 3 डिग्री भी है, 3 डिग्री भी है, रेजोनेंस टेबल भी है, और आपका जो है कार्बोकेटाइन 3 डिग्री भी है। तो आपका पहले तो थर्ड आ जाएगा, एक मिनट, पहला तो थर्ड आ जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर फर्स्ट आएगा, क्योंकि बाकी में तो रेजोनेंस स्टेबल है ही नहीं। फिर उसके बाद अल्फा इस देख लीजिए, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, लगभग 6 और 7, मतलब 7 आ रहे हैं। तो आपका 4 पहले आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट तो आ गया। तो इस तरीके से हमारी ऑर्डर आ गई। समझ में आ गया ना क्या किया, पहले तो हमने डिग्रीज निकाली कार्बोकेटाइन कितने डिग्री पे है, उसका रेजोनेंस टेबल देखा कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद 2 और 4 तो रेजोनेंस है ही नहीं उनमें, तो उनमें देखा लगा हमने अल्फा एच। तो ऑर्डर पता है ना, पहले हम रेजोनेंस देखेंगे, फिर आपका जो है उसके बाद हम देखेंगे आपका अल्फा एच, फिर उसके बाद आई इफेक्ट हम देखेंगे, ठीक है, लास्ट में देखते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल ऑर्डर आपकी ये आ गई। तो क्या आंसर चले जाएगा, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द कंपाउंड दैट कैन बी प्रिपेयर बाय द गैब्रियल पैथेमेलाइड रिएक्शन क्या है भाई, ये बता दीजिए क्या आ जाएगा इसमें। तो पहले ही आएगा प्रोलामाइन, जो कि आपका कंपाउंड के प्रिपेयर कर सकते हो, रिएक्शन के साथ आप इसका जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रोपलमाइन, प्रोपाइल अमाइन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ किस तरीके से हो जाता है। भाई प्रोपेन बना दो बस, और उसके साथ अमाइन जोड़ दो बस, और क्या है, प्रोपाइल अमाइन, ठीक है, ठीक है, NH2। इस तरीके से आपको प्रोपाइल अमाइन आ गया, ठीक है। वो जो कि आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस के अंदर मेथड में आ जाता है, ठीक है। पोटेशियम सॉल्ट के साथ आप हलाइड के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हो, प्राइमरी अमाइंस बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कंपाउंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पहला आंसर चले जाएगा। कॉपर एंड HCl aqueous on the reaction with each other will not evolve H2 गैस, ठीक है, ठीक है। तो कॉपर इज प्लेस बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहला तो ये पता होना चाहिए, दिस कॉपर डू नॉट गिव द हाइड्रोजन विद द डाइल्यूट एसिड। तो आपका कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं देगा, तो ये आपकी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्यूल सेल की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्यूल सेल की अगर मैं बात कर रहा है, और फ्यूल सेल ऑफ द डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट द एनर्जी कंबशन ऑफ द फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बता दीजिए, ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है कि आपका फ्यूल सेल यही कर देता है, आपका कंबशन की फ्यूल को हाइड्रोजन और मीथेन डायरेक्टली कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये आपका एकदम सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूंगा, असाइल सब्स्टिट्यूशन इज इन द ऑर्डर, आपको बताना है। तो पहले देख लीजिए किस तरीके से आपका आ जाएगा। पहले तो आई ग्रुप वगैरह जो है, C डबल बॉन्ड हो Cl के साथ जो भी है वो लग रहा होगा। असाइल सब्स्टिट्यूशन जब जल्दी से जल्दी कौन निकलेगा, तो पहले तो क्लोरीन निकाल दो, क्लोरीन सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूट होगा। अमाइन बहुत ही लेट होगा। अमाइन स्ट्रांगली होता है डबल बॉन्ड O के साथ, तो ये तो स्ट्रांगली, ये भी सही है आपका। फिर आ जाता है C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और यहाँ पे O दे रखा है,
तो ओके, ओ के साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ भी दे रखे हैं, तो यही है रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये पहला इंक्रीजिंग करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपको बताना है। तो पहले ये आपका क्या आ जाएगा, बता दीजिए। पहले सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको निकालना पड़ेगा, बेंजोनाइट्राइल आपको जाएगा, ऑक्सी एसिड, आपका इथर ग्रुप, यहाँ पे ओ ग्रुप आ जाएगा। तो पहले यहाँ से शुरू 1 2 फिर सब्स्टिट्यूशन जो पास में आ रही है 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 2 नीचे से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका जो है क्लोरो, क्लोरो तो बाहर बाहर आ जाएगा, फ्लाई क्लोरो नहीं, फाई क्लोरो गलत दे दिया इन्होंने, तो 2 क्लोरो आना चाहिए, 2 क्लोरो आ गया। 5 मिथॉक्सी, हाँ 5 मिथॉक्सी बेंजोनाइट्राइल, एकदम सही, आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम जाएगा। ये मिथॉक्सी हो गया आपका इस तरीके से, तो ये आपका बेंजोनाइट्राइल आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन आपको बताना है। एक्वस सॉल्यूशन of the hydronium ion is further hydrated to give the species like the H5O2 plus और H7O3 plus। ओके, तो आपको बताना है इस तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में आपका, अगर आप H2O में डालते जाते हो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन को, हाइड्राइड स्पीसीज लाइक ये चीज आपको देखने को मिल जाती है क्या, तो एकदम सही है। दिखा दूं क्या मैं आपको, दिखा देते हैं। तो आपका H प्लस और उसके बाद आपका आ जाएगा H2O जो कि आपका H3O प्लस आ जाएगा, H3O प्लस, फिर उसके बाद H2O, फिर आपका H5O2 प्लस, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा H2O, H7O3 प्लस। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। जितना आप H2O ऐड करते जाएंगे उस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ी सी हैंड राइटिंग गंदी है, संभाल लेना। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द केबीआर इज न्यूट्रल। केबीआर का आपका जो है सॉल्ट जो है आपका, अगर मैं बात करूंगा केबीआर का, ये आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट है। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक है, दिस नॉट हाइड्रोलाइज नहीं होता ये, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, एकदम ही न्यूट्रल हो जाएगा। तो एकदम सही है आपका, दोनों भी स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उसके बाद इथाइल डाई अमाइन और टेट्रा एसीटेट आयन आपका बताना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 में करेक्ट ऑप्शन बताना है, इथाइल डाई अमाइन और आपका जो है टेट्रा एसीटेट आयन के बारे में बताना है, ठीक है। तो मतलब इथाइल EDTA, अगर आपने सुना होगा ना, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख देते हैं, सबको यही याद रहता है, EDTA 4, इस तरीके से सबको याद रहता है, ठीक है। तो ये आपका कैसा है बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, कैसा होता है बता दीजिए, अगर आपको पता होगा। तो आपका हेक्साडेंटेड लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैसा हो जाता है, हेड्राडेटेड लिंकेज लैगेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसका थायोसाइनाइट आयन, थायोसाइनाइट आयन की अगर मैं बात करूंगा, SCN लिख देते हैं हम इसको, SCN लिखते हैं। तो SCN अगर हम इसको लिखते हैं तो आप बता दीजिए इसका क्या आ जाएगा, आपका कौन सा लिगेंड आ जाएगा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको लगभग इसके अंदर देखने को मिल जाएगा आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड देखने को मिलेगा। इथेन 1 2 डायमाइन, ये आपको पूरे एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी तरीके से उसको देख लेना। इथेन डायमाइन, ये तो छोटा स्ट्रक्चर है, मैं इसको बना सकता हूँ H2O, ये बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, तो इनको नहीं बना पाया, ऊपर वाले जो दो हैं इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर है भाई। तो मतलब टाइम वेस्ट आपका भी नहीं होना चाहिए, मेरा भी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका थर्ड का जो आंसर आ जाएगा आपका, ये देखो न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड हो जाते हैं आपके ये। फिर आपका जो ऑक्सलेट आयन है आपका एनायनिक बाइडेंटेड लिगेंड हो जाता है। ऑक्सीनिक ऑक्सुलेट अगर आपको पता होगा ना किस तरीके से देखने को मिल जाता है, तो इस तरीके से CO- C डबल बॉन्ड O, CO- C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कैसे हो जाता है, अनायनिक बाइडेंटेड लिगेंड हो जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 69 में पेन 2 आइन और न ट्रीटमेंट विद द सोडियम लिक्विड अमोनिया गिव्स, बता दीजिए सीज देता है कि ट्रांस देता है, आपको पता होना चाहिए। जब आपका Na के साथ लिक्विड अमोनिया होता है तो आपका ट्रांस देता है पेन 2 इन, ये आपका आना चाहिए, ठीक है। सीस और ट्रांस के बारे में इसका कंफ्यूजन होता ही है, पर ये आपका आता ही है क्वेश्चन, हर बार इसको देखने को मिल जाता है। कॉम्प्लेक्स दैट इज इनर ऑर्बिटल एंड द एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक आयन, ओके, ठीक है। तो अगर अगर आपको पता है ना इसको किस तरीके से निकालना है, आपका EBT से निकालो या फिर CBT से निकालो, काफी आसान तरीके से हो जाता है। मैं आपको इधर डायरेक्टली बता दूंगा कि कौन कौन सा है, कितना लिगेंड है, कितना क्या है इसके अंदर, +1 चार्ज निकालना मैंने बता दिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में सच में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 3 दिन रुक जाइए, वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा जो आपको दिया है पहले जो दे रखा है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, थोड़े दिनों में वो रिन्यू हो जाएगा, उसको किसी और ने ले लिया था, मतलब घूम गया था वो, तो आपको वापस आ जाएगा, वो मिल गया है वैसे, तो उसको स्टार्ट करने में कोई 1 2 दिन लगेंगे, ठीक है। 1 2 दिन मेरे हाथ में आएगा, तो उसके लिए थोड़ी दिन रुक जाइए, तो आप उसी नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
वो मैं मैसेज फिर से डाल दूंगा, ठीक है, नाउ अवेलेबल हो जाएगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो है कैसा हो जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और ये आपका कैसे हो जाता है आउटर ऑर्बिटल, कैसे हो जाता है आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आउटर ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका पैरामैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल। काफी आसान तरीके से इसका बस लिगेंड निकालना है, या फिर ईबीटी में डाल दो, या फिर किसी में भी डाल दो, तो डाल दो, या फिर मैं एक काम कर लेना, मेरी जो शॉर्ट नोट्स मैंने पी ब्लॉक की करवाई है उसमें मैंने अच्छे तरीके से लिखवाया है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे ढूंढना है, इनर ऑर्बिटल, और मैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी लिखवा रखा है, तो प्लीज उसमें जाके प्लीज देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और ये आपका कैसे हो जाएगा इनर ऑर्बिटल। क्या पूछ रखा है आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दैट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक विद इनर ऑर्बिटल, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आपके एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट इनके नाम जो है कंपाउंड के साथ आपका दे रखा है, डायमैग्नेटिक है, कैसा है पैरामैग्नेटिक है, सब दे रखा है, बस आपको लिखना या फिर याद करना। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना, एक दो बार, और ये एक दो बार इन्हीं क्वेश्चन को बार बार करते रहोगे ना, कुछ नहीं, बस भूलना ही नहीं है आपने, ठीक है। और निकालना तो बता ही दूंगा मैं, अगर आप मेरे को कॉल बैक करोगे, या कॉल बैक मतलब मैसेज कर दोगे, कमेंट भी कर दोगे, तो मैं उसमें बता दूंगा किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आपका, ओ भाई बता दीजिए आपका, यहाँ पे लगभग क्या देख रहे हैं, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे इथेन ऑन एनओएच, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन कर लीजिए, कहाँ पर होगा देख लीजिए, आपका सीएल हटेगा, एच आपका मार्कोनियन रूल के साथ में लगेगा, तो एक मिनट, तो ये हटेगा, ये वाला एच यहाँ से इधर आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपका एक्स, एक्स बता देता हूँ मैं क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइन आ जाएगा, इस तरीके से एक्स देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, इस तरीके से एक्स देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद एच बी आर के साथ चले जाओगे तो फिर से ये डबल बॉन्ड चले जाएगा, और आपका मार्कोनिफ रूल फॉलो करेगा, ये कैसा मार्कोनिफ फॉलो करेगा, आपका ये मार्कोनिफ रूल फॉलो करेगा। तो मार्कोनिफ रूल में जहाँ पे ज्यादा डबल एच देखने को मिल जाता है, मतलब ये वाला प्लस एच और ये वाला प्लस, ये टूटकर बन जाएगा, और जिसमें ज्यादा डबल एच देखने को मिल जाएगा ये वापस आता है। सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वाई वाला जो है आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आईयूपीएसी नेम ऑफ द K3CO C2O4 होल ट्वाइस Cl होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। पहले तो सीओ का आपको ये निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +3 में देखने को मिल रहा है, ठीक है, +3 में को देखने को मिल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालने आता होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पे +3, यहाँ पे 4 आ रहा होगा, यहाँ पे +3 आ रहा होगा, मतलब कर लेना इसको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है क्या निकालना है आपको, पोटेशियम पहले आ जाएगा क्योंकि ये एनायन है, तो यहाँ पे पोटेशियम पहले आ जाएगा, फिर डाइक्लोरो डाइऑक्सी नहीं आ जाएगा, डाइक्लोरो डाइऑक्सिलेट कार्बोलेट 3, अच्छा, तो डाई 20 ऑक्सीलेट नहीं डाइऑक्सिलेट, यहाँ पे डाइऑक्सिलेट देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द molten sodium chloride, the time required to provide a 0 mole of the chlorine gas using a current 8 ampere in it। बता दीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका क्या करना पड़ेगा, एनोड के ऊपर अगर आपका जो है 2Cl माइनस देखने को मिलेंगे, यहाँ से क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन का माइनस, तब जाके आपका Cl2 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे माइनस जब होगा, ठीक है। और आपका जो क्या पूछ रहा है यहाँ पे आया, क्या पूछ रहा है यहाँ पे मोल्टन सोडियम, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.4 दे रखा है, 0.5 मोल्स ऑफ द क्लोरीन गैस आपका। आप यहाँ पे W इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, EIT डिवाइडेड बाई 96500, अगर ये आपको पता होगा, इससे आप I आराम से निकाल सकते हो। W कितना आ जाएगा आपका 0.5 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो 0.5 आपका इंटू 71 आ जाएगा, इंटू 71, और डिवाइडेड में आ जाएगा 35.5 क्लोरीन इंटू 8 एम्पियर का करंट आ जाएगा, टाइम पूछ रखा है ना हमें, और ऊपर 96500 चले जाएगा, 96500, तो यहाँ पे टाइम लगभग आ रहा होगा 12, मतलब पूरा अगर आप निकालोगे तो सेकंड में आ जाएगा, यहाँ पे 12062.5 सेकंड, ठीक है। ये एनसीईआरटी में है, मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखकर लिख रहा हूँ इसका, और यहाँ पे आ जाएगा 201 मिनट, यहाँ पे आंसर आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ऑक्साइड विच हैव द बेसिक नेचर, बता दीजिए ऑक्साइड विच हैव द बेसिक नेचर। बेसिक नेचर निकालने से पहले तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कोई एम्फोटेरिक तो नहीं दिया गया है, तो पहले एम्फोटेरिक निकालो। क्या जनाबे अली सबसे अच्छा, जनाबे जैनन ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, जनाबे आपका एम्फोटेरिक, अली ये वाला भी आपका एम्फोटेरिक है। जनाबे अली क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ट्रिक है जो मैंने आपको बता रखी है, इससे आपको पता चल जाएगा। Na2O ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, ClO2 ये आपका बता दीजिए कौन सा है, एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपका एसिडिक ऑक्साइड है, तो आपका आंसर चल जाएगा थर्ड।
द solubility of saturated solution of the calcium fluoride is 4 into 10 की पावर -2 मोल पर लीटर. इज द solubility product is solubility product आपका यहाँ पे पूछ रहा है. तो solubility of the saturated सोडियम कैल्शियम फ्लोराइड, अच्छा कैल्शियम फ्लोराइड CaF2. ठीक है, तो इसका पहले तो आप इसको तोड़ दीजिए दो पार्ट में, Ca2+ और आपका क्या आ जाएगा 2F-. ठीक है, KSP कैसे निकालोगे? KSP अगर निकालने आता होगा तो बहुत ही आसान से आ जाएगा. यहाँ पे Ca2+ और F- का पावर 2. ठीक है, Ca+2 कितना दे रखा है? Ca2+ कितना दे रखा है आपको? 4 इंटू 10 की पावर -2 दे रखा है. ठीक है, Ca+2 और F- कितना दे रखा होगा? अगर ये आपको 4 दे रखा है तो 2F- कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक मिनट. सोल्युबिलिटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैल्शियम फ्लोराइड इज 4 इंटू 10 की पावर -2 4 मीटर मोल्स पर लीटर. द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज 2S F आ जाएगा यहाँ पे 2S और फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ द 4 आ जाएगा, 2 टाइम्स इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 की पावर 2. ये ऐसे निकालते KSP. तो KSP आ जाएगा लगभग आपका टोटल आ जाएगा 256 इंटू 10 की पावर -6 देने को मिल रहा है. और लगभग कितना आ जाएगा 2.56. देख लीजिए ऊपर दे रखा है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है. द नंबर ऑफ द लोन पेयर प्रेजेंट इन एटम ऑफ द ऑक्यूपाइंग एक्सियल पोजीशन ऑफ XeO2F2. तो इसका मैंने एक फॉर्मूला भी बता रखा है, उससे भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है. पर यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सियल एटम का पूछ रखा है ना, एक्सियल पोजीशन, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो एक्सी इस तरीके से हो जाता है, एक F इस तरफ हो जाता है, ये वाला F इस तरफ हो जाता है, डबल बॉन्ड O इस तरफ हो जाता है, डबल बॉन्ड O इस तरफ हो जाता है और एक लोन पेयर देखने को मिल जाता है. तो कितने नंबर ऑफ लोन पेयर आपको देखने को मिल जाते हैं एक्सियल पोजीशन में? तो टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर आपको लगभग एक्सियल पोजीशन में कितने देखने को मिल जाते हैं? 6 देखने को मिल रहे हैं. कैसे बता दीजिए? ये देख लीजिए इसके ऊपर, तो बाकी के 2 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 लोन पेयर यहाँ पे, 3 लोन यहाँ पर, ये आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है. और यहाँ पे भी तो लोन पेयर होंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. यहाँ पे भी तो दो दो लोन पेयर दोनों ऑक्सीजन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे. तो यहाँ पे जो एफ है आपका वो एक्सियल पोजीशन के ऊपर लाई कर रहा है और इसके ऊपर आपको टोटल 6 लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो है टोटल नंबर ऑफ द स्टाइकोमेट्रिक एग्जिबिट बाय. अच्छा बता दीजिए, इसका तो मैंने ट्रिक में बता रखा है, शॉर्ट नोट अगर देखे नहीं होंगे तो प्लीज देख लेना. और अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप मैसेज में नंबर दे दूंगा आपको थोड़ी दिनों बाद, उस पर कर देना, आपको मिल जाएंगे. कॉम्प्लेक्स ऑफ द COCen2Cl2 विल हैव 3 डिफरेंट आइसोमर. 3 डिफरेंट आइसोमर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे इसको देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला बन जाता है ना, ये A2, एक मिनट A2B2 और एक A2B2 और Cl को तो रहने दो, अंदर से चले जाएगा. तो यहाँ पे लगभग देखने को मिल जाता है 3 आइसोमर. एक Gi देखने को मिल जाता है, एक Gi और एक 2 आयो. मतलब आयो भी एक ही देखने को मिल जाता है, पर आयो में आपका सीस और ट्रांस देखने को मिल जाता है ना. तो एक आयो देखने को मिल जाता है, आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेट्रिज्म OI देखने को मिल जाता है. तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 3 देखने को मिल जाएंगे. OI मतलब उसमें सीस और एक GI में 2 होते हैं सीस और ट्रांस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने. एक GI में आपका सीस और ट्रांस होते हैं और एक ऑप्टिकल में एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है. तो एक GI में आपका सीस और ट्रांस, सीस एंड ट्रांस, ठीक है, और एक OI ऑप्टिकल आइसोमर, लगभग 3 हो गए. ठीक है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट Y इन ए गिवन रिएक्शन. एसिटोफिनॉन बता दीजिए कैसे देखने को मिल जाता है? अगर आपको पता होगा तो PHC डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, इथिन मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, एक्स बनेगा, तो काफी आसान है. ये आपका कौन सा यार रिएक्शन याद दिला दो, भूल गया मैं. सोडियम ट्राइथर, आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं आ रही. पीएच मेरे को ये सॉल्यूशन याद है कि इसमें क्या होता है, MgBr लग जाता है इथेन को हटाकर O की जगह पर. यहाँ पे O की जगह पे आपका लगभग MgBr लग जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा. ठीक है, और नीचे लग जाएगा आपका इथेन, एक H को हटाकर आपका इथेन लग जाएगा. इस तरीके से जब आप इसको Y के अंदर डालोगे, जो Y आपका जो बनेगा, Y इस तरीके से PHCOH और यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH2CH3. आपका इसके अंदर भी देखा होगा आपने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल में भी देखने को मिला होगा ये. ठीक है, ये रिएजेंट. ठीक है, और ये H3O3 तो पता ही होगा आपको, अल्कोहल के लिए जाना जाता है. तो लगभग इसका फर्स्ट आंसर देखने को मिल रहा है आपको, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं.
मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ कुछ क्वेश्चन को, तो प्लीज़ मुझे माइंड मत करना, कमेंट में आप पूछ सकते हो, जितना भी पूछना है पूछ लो भाई, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जिसमें भी प्रॉब्लम आ रही प्लीज़ बाकायदा पूछिए, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आई नो, तो आपकी उस सर के ऊपर से जा रही होगी, तो प्लीज़ मत करना ऐसा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड बना रहा हूँ भी, और रिएक्शन विद द फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बन रहा है HNO3, तो पहले बेंजल्डिहाइड बना दिया, ये भी आपका बेंजल्डिहाइड प्लस आपका किसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कैसे होता है आपका HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से देखने को हो जाता है। कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब बनाओगे तो लगभग आपका जो है CaOH को हटा देगा ये, CH2OH, ठीक है, प्लस HCOONA, COONA, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ द क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज ऑक्सीडाइज, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, क्रॉस जो हो जाता है ना, कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, जहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो बता दीजिए क्या बन गया आपके, दो चीजें बन गई यहाँ पे, बेंजिल अल्कोहल प्लस आपका जो है सोडियम फॉर्मेट, इस तरीके से आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम देखने को मिल जाएगा। 80 विटामिन जो बताना है कैन नॉट बी स्टोर इन आर बॉडी इज, आपका विटामिन जो B6 है आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि ये आपके वाटर सॉल्युबल के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होते जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, यूरिन के थ्रू आपका निकलते जाता है। उसके बाद 81 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द 3D सीरीज एलिमेंट, अच्छा E0 दे रखा है, इज पॉजिटिव, तो काफी आसान है, अगर आपको E0 वगैरह पॉजिटिव दे रखे हैं तो आप देख लीजिए CO 3D, अच्छा 3D सीरीज में विच ऑफ द फॉलोइंग 3D सीरीज एलिमेंट इज पॉजिटिव, कौन सा 3D सीरीज एलिमेंट पॉजिटिव है, तो एक मिनट, यहाँ पे जो है हाई जिसके अंदर डेल्टा AH0 होगा, और जिसके अंदर लो डेल्टा हाइड्रेशन H0 होगा, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लगभग डेल्टा AH0 होगा, और यहाँ पे है लो, और ये हाई होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। तो Cu2 प्लस, और इस तरीके से आपका 3D सीरीज में आपका जो है जो लगभग देखने को मिल जाता है इसके अंदर 0.34 वोल्ट आपको देखने को मिल जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव, ये पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। ये ऐसा क्यों आता है, क्योंकि हाई डेल्टा AH0 होता है एंड हाई हाइड्रेशन, लो हाइड्रेशन H0 हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से H0 देखने को मिल जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड को कैसे लिख देते हो आप, फॉस्फोरिक H3PO2, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक पेपर में बता रखा है किस तरीके से आप इनके नाम से इनके स्ट्रक्चर लिख सकते हो, ठीक है, फॉस्फोरस के लिए पूरे अच्छे तरीके से, अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से एक और बार बता दूंगा, हर तरीके से समझा दूंगा, तो आप मुझे बस बता देना कमेंट करके, ठीक है। हाइपोफॉस्फोनिक एसिड भी लिख दिया मैंने, फॉस्फोरस एसिड आपका H4P2O5, और आपका हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O6, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड वगैरह। तो इनकी जो है एडिशन वगैरह जो है देख लेना, इसमें फॉस्फोरिक एसिड में तो +1 देखने को मिल रहा है, उसके बाद +5, फॉस्फोरिक एसिड में आपका जो है लगभग +3 होता है, हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड में आपका +4 होता है। तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, द energy of the activation of the reactant is the, for the endothermic reaction the energy of the activation of the reactant is, बता दीजिए क्या होगा यहाँ पर, लगभग अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर मेरे को पूछ रहा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इस तरीके से ग्राफ बन जाता है, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे डेल्टा H कैसे हो जाता है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है डेल्टा H एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ग्रेटर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हाँ ये प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे रिएक्टेंट होता है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से, एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन रिएक्शन का इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात है आपकी क्या है, इन SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज बाय द वाटर बट द CCl4 कैन नॉट, क्यों ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका जो है हाइड्रोलाइज अगर इनिशियल स्टेप में कर देंगे तो लोन पेयर जो है या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो होगा वाटर मॉलिक्यूल में से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, कहाँ से, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ Si से, जो कि फॉर्मेशन कर देता है SiOH होल
4 में, तो एकदम सही है। तो उसके बाद रीजन में भी कैनॉट एकोमोडेटेड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एटम मॉलिक्यूल, एकदम सही है। तो रीजन भी आपका सही है, अदर्शन भी सही है, तो बोथ द अदर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लगभग अभी थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हमारे, फिर उसके बाद हमारा पत्ता गुल, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 85, द मॉलिक्यूलर, अच्छा एक मिनट, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी से बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, एमओटी में सिग्मा 1 है, सिग्मा 2, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 एस 2, सिग्मा स्टार 2 एस, पाई सिग्मा ए पाई स्टार 2 एक्स, पाई 2 पी वाई होता है, मतलब अगर आपको पता होगा तो सब में भरते जाइए आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। पर अगर मैं एक्चुअल फॉर्म में बस पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, तो एक मिनट ढंग से लिख लेते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार 2, फिर सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2, ठीक है, पाई 2 px इक्वल टू आपका जो है पाई 2 py, ठीक है। ये क्यों लिखा मैंने, आखिरी तक कितने कितने बॉन्ड जा रहे हैं हमारे, हाइड्रोजन की तो बात ही मत करो, यहाँ पे एक ही रहेगा, हाइड्रोजन 2 रहेगा तो यहाँ पे 1s सिग्मा ही बना रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन N2 कितना होता है इसके अंदर, 14 होते हैं, तो यहाँ पे कंटेनिंग ओनली पाई बॉन्ड चाहिए ना, तो यहाँ पे तो एक सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा N2 में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड भी रहेगा। कार्बन 12 में 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आगे इसमें ओनली पाई बॉन्ड है, ओनली पाई बॉन्ड। और O2 की अगर मैं बात करूंगा तो 16 होता है, तो इसमें आगे भी चले जाएगा, और इसके अंदर और भी पाई बॉन्ड आते हुए देखने को मिले, एंटी बॉन्डिंग वाले भी पाई बॉन्ड देखने को मिलेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अंदर C2 कंटेन ओनली 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इन अ 2 पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ स्टेट फंक्शन, बता दीजिए कौन कौन से स्टेट फंक्शन नहीं है। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन पता है ना, पाथ फंक्शन मतलब उसमें पाथ पता होना चाहिए, स्टेट फंक्शन मतलब फाइनल और इनिशियल आपको पता होना चाहिए, तो इसमें सिर्फ आपका हीट का पता होता है और आपका जो है वर्क डन का पता होता है, बाकी ये सब बाकी कैसे है स्टेट फंक्शन है। तो 2 एंड 3 आपका आंसर चले जाएगा आराम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एन आइडियल गैस एक्सपांड एक्सोथर्मली आपका 10.6 डायमीटर टू द 10.3 आपका दे रखा है, अगेन से कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, वर्क डन ऑन द गैसेस बता दीजिए, वर्क डन क्या रहेगा। वर्क डन आपका जो रहेगा पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू V2 माइनस V1, अगर आपको आता होगा तो इसमें V2 माइनस V1 लिख दीजिए, मतलब वैल्यू डाल दीजिए जितना आ जाएगा, लगभग आपका देखने को मिल रहा है मेरे को 10⁸, 10⁻⁷ माइनस 10⁻⁹, ठीक है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 4 और 6 दे रखा है भाई, टी को मीटर में भी दे रखा है, ये डी जो है इसके अंदर दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 3, यहाँ पे 3 0 और बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों में भी 3 0 और बढ़ेंगे, तो ये देख लीजिएगा, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग आपका जो है आंसर आ जाएगा 100 - 1 जो 9.9 जूल आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है, 9.9 जूल एकदम सही है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। द वेवलेंथ associated with the second line Balmer series of the helium+2 ion is, बता दीजिए क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेकंड लाइन बोल रहा है ना, तो N2 अगर आपका बात करूंगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी N1 आपका 2 हो जाएगा और N2 आपका लगभग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फॉर्मूले में डाल दीजिए 1/λ, अगर आप फॉर्मूला अगर आपको पता होगा 1/λ इज इक्वल टू RH Z का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें बस वैल्यू डालनी है और आपको लगभग आंसर देखने को मिल जाएगा 4, आपका जो है उल्टा कर लेना 4RH/3 आप देखने को मिल जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट। देख नहीं 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 नहीं, गलत है, RH नीचे जाएगा, हाँ RH इसमें नीचे जाएगा, ठीक है, तो RH की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे RH आपका नीचे जाएगा, और तो ये गलत है, एक मिनट, तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका फर्स्ट ही सही एकदम सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द गिवन एलिमेंट, बता दिया है मैंने आपको, NS1 NP2 NS2 NP1 सॉरी NS2 NP1 NP2 NP4 NP3 NP5
NP6 इस तरीके से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। इसमें आप डालते रहिए, जो भी नंबर आता रहेगा उस तरीके से आपको डालना है। बस ये आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, ये ट्रिक मैंने पहले भी बता रखा है, तो आपको करने की मतलब आपको पता होगा, जिस जो पहले से पढ़ते हैं। और जो नए हैं प्लीज उन्होंने शॉर्ट नोट्स देखने हैं, नहीं देखे तो प्लीज मेरे से मांग लेना, मेरे से कुछ भी मैसेज करके मांग लेना। ठीक है, 90 क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। MnO4 माइनस का अगर मैं बात करूंगा, MnO4 माइनस की विच पैरामैग्नेटिज्म DD ट्रांजिशन एज वेल एज इज, तो पैरामैग्नेटिक भी है और DD ट्रांजिशन भी चाहिए आपको। तो ये अगर मैं बात करूँ, Mn आपका जो है +7 में चल जाएगा, MnF4 +7 में चले जाएगा, तो लगभग D0, तो ये डायमैग्नेटिक। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ MnO4 माइनस की, अगर मैं बात करूँ ये +6 में गया, यहाँ पे D1। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, Cr +6 में चला गया, तो ये आपका लगभग हो जाएगा D0। Cr आपका जो है +6 में चला गया, यहाँ पे ये भी आपका कैसा हो गया, D0। D0 मतलब डायमैग्नेटिक, यहाँ पे भी D0 मतलब डायमैग्नेटिक। सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द मेजर वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, वाई क्या बनेगा आपका, इथेनॉक्स NaCN दे रखा है ना, तो बहुत ही आसान है यहाँ पे, मतलब Cl हटा दो और N लगा दो बस, मतलब Cl हटा दो Cn लगा दो, C6H5CH2CN। ठीक है, H2Ni की अगर मैं बात करूंगा, H2Ni में क्या हो जाता है, पूरे ही तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, तो C6H5CH2 और NH2। ठीक है, कितना आ जाए, C6H5CH2 और CH2 और NH2। ठीक है, तो लगभग आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो सोलिबिलिटी ऑफ द अल्डिहाइड एंड द कीटोन इन वाटर डिक्रीजिंग रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द अल्कलाइल चेन। ओके, बता दीजिए करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट यार, सोलिबिलिटी ऑफ द जो भी डिक्रीज होती है, इंक्रीजिंग अगर आप लेंथ अगर आप बढ़ा रहे होंगे, तो आप डिक्रीज रैपिडली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द अल्काइल चेन, एकदम सही है। The boiling point of the aldehyde and ketone are higher than hydrocarbon comparable molecular mass. Comparable molecular mass, तो एकदम सही है, दोनों भी चीजें आपकी सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नहीं, बेसिक बफर ऑफ द सॉल्यूशन containing equal concentration of the base in a salt in the value of the Kb is 10 की पावर 5, then the pH of the buffer solution will be, निकाल लो यार, POH PaOH वगैरह सब की चीज निकाल लो। ठीक है, पीएच क्या हो रहा है, बफर, बेसिक बफर सॉल्ट दे रखा है, तो बेसिक बफर में क्या हो जाता है, POH इज इक्वल टू आपका लॉग KB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, सॉल्ट अपॉन बेस, तो लगभग आ जाएगा, सॉल्ट कितना दे रखा है आपका, KB दे रखा है, पीएच बफर, तो इक्वल कंसेंट्रेशन, इक्वल है तो 1 हो गया, ठीक है, इक्वल है तो 1 हो गया। KB की जगह पे मैं 1 × 10 की पावर -5, तो मतलब PaOH log 10 की पावर -5। ठीक है, तो POH कितना आ गया मेरा, POH आ गया मेरा 5। ठीक है, pH निकालो, 14 में से माइनस कर लो 5, तो pH आ जाएगा आपका, pH कितना आ जाएगा, लगभग 9 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद देख लेते हैं 94, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन अ फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन द मिथेनॉल। बता दीजिए कार्बन ऑक्सीजन की अगर मैं लेंथ निकालने बैठ जाऊं, तो आपको कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ फिनॉल से स्लाइटली लेस देन द लेंथ इन अ फिनॉल इज स्लाइटली लेस देन द मिथेनॉल, एकदम सही है। बता दीजिए क्यों, क्योंकि आपका जो है, जो मिथेनॉल में जो OH ग्रुप है, जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ओवरलैपिंग देखने को मिल जाती है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विद द ऑक्सीजन। तो इस तरीके, इसकी वजह से आपका मिथेनॉल की बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिथाइल एंड ऑक्सीजन ऑफ द ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ, ये गलत हो गया, जो मैंने बोला उसको उल्टा है ये। ठीक है, वही उसी चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इनकरेक्ट विच फिनॉल इज, एक मिनट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, विच फिनॉल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर। भाई कौन सा फिनॉल है, ब्रोमीन वाटर से आप क्या करते हो, एक मिनट, पहले क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर मेरे को बताना है, तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर 2,4,6 ट्राइफिनॉल इन अ फॉर्म एज अ वाइट प्रेसिपिटेट,
सही है। और तो पैरा आइसोमेरिक नाइट्रोफिनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द स्टीम डिस्टिलेशन। भाई पागल बना रहा है। ऑर्थोफिनॉल का आप स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों नहीं कर सकते? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो कि एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, तो ये एकदम इनकरेक्ट है। यही इनकरेक्ट है, आपका यही करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछ रखा है। विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लो टेम्परेचर फिनॉल एल्ट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्थोपैरा नाइट्रोफिनॉल, एकदम सही है। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू द बेंजीन ऑन हीटिंग विद द जिंक डस्ट, एकदम सही है। ओके, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट के डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताने। ओके, HNO3 का लगभग ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे को +5 देखने को मिल रहा है। NO2 का अगर मैं बात करूंगा, NO का आपका +2 है। NHCl3 आपका -3 है। N2 आपका जो है 0 है। तो इनका लगा दो ऑर्डर। थर्ड में देखने को मिल रहा है मेरे को सबसे ज्यादा इसका आ जाएगा, फिर आपका प्लस में सबसे कम NO2 का 0 देखने को मिलेगा, जो आपका प्लस में है वो सबसे आगे, जो माइनस में सबसे पीछे चले जाएगा। इस तरीके से 96 में थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। द रिएक्शन डज नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन अ ग्लूकोसिस, बता दीजिए कौन सी आपकी रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म नहीं करती है? डू नॉट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, कौन सी रिएक्शन है बता दीजिए? आपका ग्लूकोज विद द एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो वो आपका एकदम करेक्ट है। द एक्सोनॉन एंड द फ्लोराइड कॉम्बिनेशन इज रेशियो 1:5 एंड 1:20 टू गिव, किस चीज का दे रखा है ये? 1:5 मतलब XeF4 और 1:20 का रेशियो मतलब XeF6, ठीक है। मतलब 60 और 70 बार 7 बार इस तरीके का रेशियो बन जाता है ना ये लगभग, तो आसान है। XeF + Fe, ये तो मतलब एनसीईआरटी में दे ही रखा है यहाँ पे, मतलब 1:5 रेशियो के साथ आपका डायरेक्ट, मतलब एनसीईआरटी से पूरी लाइन ही पैराग्राफ ही छेप लिया इन्होंने। तो लगभग कितना आ जाएगा? XeF4, ठीक है। और नेक्स्ट में 1:20 अगर मैं 20 का रेशियो डाल दूं तो यहाँ पे लगभग कितना बन जाएगा? XeF6, ठीक है। वो दोनों भी सॉलिड है, ठीक है। ओके, तो आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस? 100% डाइल्यूशन आपको सोचना है। तो कुछ नहीं भाई, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई जिसका जितना आई उसका उतना ज्यादा आई निकालने आता है ना? नहीं आता? आता है भाई। एटम गिनो बस, तुम आई निकालना है तो एटम गिनो बस। ये एक 2 एटम है तो इसका आई कितना हो गया? 2। ये कितने? 1 2 3 5 एटम है, ये 5 हो गया इसका आई। ये कितने हैं? गिनते बैठो, गिनते नहीं बैठो, ये एक ही कंपाउंड है। कहीं गिन जाओगे, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 और 11 है। एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड से बोल रहा हूँ मैं, एक ही कंपाउंड है, इसको कंपाउंड बोला जाता है। एक कंपाउंड है C6H12O11, क्या है ये? उसका नाम मेरे को कमेंट डाउन में बताओ, ठीक है। आई कितना हो जाएगा इसका? 1। फोर्थ वाले का बता दो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 है, ये एक कंपाउंड बन रहा है और यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है, 2 है। कितने हैं? 2 है। आई का निकालने का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। वेंटो फैक्टर से, मतलब उसको मोल कंसेप्ट में आपको पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको बस बताना है हाईएस्ट किसका? सेकंड का दिखने को मिल रहा है। द स्पीसीज हैविंग द सेम बॉन्ड ऑर्डर एज दैट ऑफ द O2 - 2 बता दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या है O2 2 की? 1 है ना? अगर नहीं आती बॉन्ड ऑर्डर निकालने तो वो भी निकाल लो, शॉर्ट नोट्स में बता रखी है किस तरीके से निकालनी है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर भी निकालने बता रखा है और बाकी सब में भी आपको बता रखा है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ और इसका O2 2 का B2 के साथ आपका एकदम सही आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 ही हो जाता है। BO2O+ का जो है अगर मैं बात करूँ 0.5 हो जाता है। N2 का आपका लिखते हैं 3 आ जाता है। NO2+ का आपका 2.5 आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके साथ आपका पूरा यहाँ पे पेपर फुल सिलेबस का खत्म हो गया है। अभी हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, मतलब नेक्स्ट पेपर की तरफ जिसमें आपका जो रहेगा बायोलॉजी का जो यूनिट टेस्ट रहेगा उसको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।